आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। डबल कॉलम और डबल कॉलम और टू कॉलम कैश बुक। ये तो बात फॉर श्योर है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए कैश बुक नहीं होती है। कैश बुक इज ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन। अब कोई भी बिजनेस जब किया जाता है तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को अपने बैंक के थ्रू इफेक्ट करते हैं। मीन्स बिना बैंक के हम अपना कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई भी पेमेंट लेनी है या देनी है तो वो लीगली और कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैंक के थ्रू वो ज्यादा इजी होता है, सेफर होता है। तो इसलिए बिजनेस अपनी बहुत सारी जो ट्रांजेक्शन है, बिजनेस अपनी सारी या बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो किससे करता है, बिजनेस अपनी बहुत सारी ट्रांजेक्शन अपने बैंक के थ्रू करता है। तो जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो डबल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम के साथ एक कॉलम बैंक के लिए और ऐड कर लिया जाता है। जो ट्रांजेक्शन कैश में की जाती हैं वो कैश कॉलम में लिख दी जाती हैं, और जो ट्रांजेक्शन बैंक से की जाती हैं वो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। बाकी कॉलम सेम रहते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट का, नेक्स्ट कॉलम रिसिप्ट्स का, नेक्स्ट कॉलम वाउचर नंबर का, देन लेजर फोलियो का। फॉर्मेट में वाउचर नंबर को बना लेना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मेट का तो पार्ट है। हमारे बुक्स में तो वाउचर नंबर को लेकर के हमारे बुक्स में वाउचर नंबर को लेकर के ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कि वाउचर नंबर आएगा ही आएगा क्वेश्चन में। बुक्स में तो क्वेश्चन ऐसे बनाए नहीं है कि जिसमें वाउचर नंबर गिवन होता है। तो बुक्स में जो कॉलम है वो विदाउट वाउचर नंबर, मतलब वाउचर नंबर की इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं होती है। पर यूजुअली वो फॉर्मेट का पार्ट है तो उसको बनाना चाहिए। अगर वो फॉर्मेट का पार्ट आप एज अ चाहो तो अवॉइड कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो स्कूल का टीचर है वो इस बारे में उसका क्या ओपिनियन है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब आप ऊपर हेड डालते हैं तो आपको ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको यहाँ लिखना होता है डबल कॉलम कैश बुक, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऊपर हेडिंग डालेंगे तो ऊपर बस आपको हेडिंग क्या डालनी है, कैश बुक। अगर आप वैसे डालना चाहो तो आप लिख सकते हो डबल कॉलम कैश बुक और कैश बुक विद कैश एंड
बैंक कॉलम। ऊपर हेडिंग डाल दीजिए बुक्स ऑफ लक्ष्मी। इलस्ट्रेशन नंबर 6 निकालिए ऑन पेज नंबर 11.16। ओके सर। Illustration 6, enter the following transaction in the cash book with cash and bank column। आपको बुक्स ऑफ फॉर्म का नाम लिखना चाहिए ऊपर बुक्स में। देन नीचे आपको हेडिंग डालनी है कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। फर्स्ट कॉलम रहेगा आपका डेट का, सेकंड कॉलम रहेगा आपका रिसिप्ट्स का, नेक्स्ट कॉलम रहेगा वाउचर नंबर का, नेक्स्ट कॉलम लेजर फोलियो का, देन कैश रुपीस, बैंक रुपीस। Then next column on the credit side will be date, payments, voucher number, ledger folio, cash and bank. This is the debit side, this is the credit side. लक्ष्मी स्टार्ट करें बेटा। सर 1 मिनट। कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, बस आप अपनी स्क्रीन पे देखो बेटा। ओके सर। स्टार्ट करें। यस सर। देखिए 2017 तो जो आपका अकाउंटिंग ईयर है वो तो आप एक ही बारी में लिख दीजिए। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 1 है जनवरी 1, तो जनवरी 1 को आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस गिवन है। इसका मतलब ये कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। तो जब हम अपनी कैश बुक शुरू करेंगे तो हम डेबिट साइड में कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का कॉलम कैश कॉलम में लिख देंगे और बैंक का बैलेंस बैंक कॉलम में लिख देंगे। यहां तक क्लियर है? यस सर। दीज आर कॉल्ड एज ओपनिंग बैलेंस। ये आपके कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आपको ध्यान रखना है बस ये कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो अगर हम जनवरी 4 की ट्रांजेक्शन देखें तो जनवरी 4 में हमारे पास कैश आ रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश में कौन सा अकाउंट लगाएंगे हम लोग, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे 13,000 कैश कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव फ्रॉम सुरेश। जनवरी 5 को आपके पास पैसा आ रहा है। पैसा आपको कौन दे रहा है, सुरेश। तो आपके पास 2500 कैश कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना है बेटा। जनवरी 6 में कह रहा है कि हमारे पास रवि नाम के पर्सन से चेक आया। तो रवि हमारा डेटर है, हमारे पास चेक आया और वो चेक हमने सेम डे अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इसका मतलब ये चेक, प्लीज सुनेंगे ध्यान से, इसका मतलब ये है कि
ये जो चेक हमारे पास आया ये हमें रवि से मिला, ये चेक हमारे ऑफिस में आया, लेकिन हमने अपने ऑफिस के मैनेजर को ये कहा कि भाई ये चेक जाकर के सेम डे यानी आज के दिन ही कहां जमा करा दो, बैंक में जमा करा दो। तो ये चेक डायरेक्टली हमारे कहां पहुंच गया, बैंक में पहुंच गया। तो बैंक इस चेक का रिसीवर है, तो क्योंकि बैंक इस चेक का रिसीवर है तो इसलिए हम यहां पर ये अमाउंट सीधा बैंक में लिखेंगे 6400। एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 7 को, पेड सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। आपने ऑफिस स्टाफ वगैरह कुछ नहीं लिखना, आपने सिंपली क्या वर्ड लिखना है, सैलरी अकाउंट, क्योंकि Salary आपके एक्सपेंस account. का नाम सैलरी है। अब बोल रहे पेमेंट चेक से करी है, यानी हमारा पैसा बैंक से पे किया गया सैलरी का, तो बैंक को माइनस कर देंगे। ये जो कैश की डेबिट साइड होती है, प्लीज ये थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ये जो कैश की डेबिट साइड होती है ये प्लस साइड होती है, और जो कैश की क्रेडिट साइड होती है माइनस साइड होती है। यानी जब भी हमारे पास कैश या बैंक में अमाउंट प्लस होता है तो हम उसको रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, कैश और बैंक हमारे पास से जब जाता है तो हम उसको माइनस साइड पे लिखते हैं। दोबारा बोलूं, यानी कैश और बैंक में होने वाला इंक्रीज डेबिट साइड में लिखा जाता है, कैश और बैंक में होने वाला डिक्रीज क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इसमें पेड टू सुधीर बाय चेक, पैसा जा रहा है, हमने पेमेंट किसको करी, सुधीर को, और सुधीर को पेमेंट चेक से करी, यानी हमने सुधीर को चेक बना के दे दिया और उसको कहा कि भाई ये चेक तू हमारे बैंक से इसकी पेमेंट ले लेना। तो सुधीर के इस चेक यानी सुधीर को ये जो पेमेंट है वो हमने अपने बैंक से करी है, तो इसलिए अमाउंट बैंक में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 12 की, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे करा है, जो आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे करे हैं उस ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में ये नहीं बताया है कि वो चेक से पे हुआ है, तो हम उसको एज्यूम करेंगे कि वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस जो किस में पे किए गए हैं, किस में पे करे गए हैं, कैश में पे करे गए हैं। तो हम 1200 रुपए का ट्रेवलिंग एक्सपेंस कैश कॉलम में पे करेंगे। नेक्स्ट है कैश परचेजेस, जनवरी की 15 तारीख को आपने गुड्स परचेज करे तो बाय परचेजेस अकाउंट के नाम से 8000 रुपए आप कैश कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जनवरी की 16 तारीख को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया और बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना आप इस पॉइंट को। आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट जनवरी 16 ट्रांजेक्शन। जब ट्रांजेक्शन आए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सुनते जाना बेटा बहुत ज्यादा ध्यान से। जब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक होगा तो इस लाइन की मीनिंग होगी कि हमने अपना कैश जो कि हमारे ऑफिस में पड़ा हुआ था उस कैश को हमने सेफ रखने के लिए अपने ऑफिस से निकाल करके उस पैसे को हमने कहां जमा करा दिया, बैंक को जमा करा दिया। दोबारा बोलूं, तो जब हम अपना ऑफिस से कैश बैंक में जमा कराएंगे तो हमारा कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है और किसके पास आ रहा है, बैंक के पास आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कैश हमारे पास से माइनस हो रहा है और हमारे बैंक में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। दोबारा बोलूं, पर इसकी कंडीशन नहीं भूलनी है कि ये पैसा हमारे ऑफिस से ही कहां गया होना चाहिए, बैंक में गया होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो हमने जब ये कैश बैंक में डिपॉजिट करा तो बैंक के पास प्लस हो गया और हमारा कैश माइनस हो गया।
ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसी एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्ट्रा। contra entry. ये जो कॉन्ट्रा वर्ड है, ये कॉन्ट्रा वर्ड बताता है डुअल। डुअल का मतलब होता है दो, यानी जब किसी एंट्री में एक साथ कैश और बैंक लग रहे हो तो उस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब ये याद रखना, बैंक को मुझे प्लस करना है और कैश को मुझे क्या करना है? माइनस करना है। दोबारा बोलूं, अब इस एंट्री को कैसे पोस्ट करना है, ध्यान से देखेंगे अपने आंसर को। ये आपकी कैश की प्लस साइड है और ये बैंक की प्लस साइड है। ये कैश की माइनस साइड है, ये बैंक की माइनस साइड है। आप एक बारी मुझे बताएं कि मुझे किस कॉलम को प्लस करना है। अभी बताया मैंने, पैसा बैंक में जा रहा है तो मैं बैंक को प्लस करना है, तो प्लस साइड डेबिट साइड है। कितने रुपए बैंक में डाले? 10,000। तो बैंक की प्लस वाली साइड में लिख दो। मैं ये हाईलाइट भी कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। बैंक प्लस हो गया और साथ के साथ कैश क्या हो गया? साथ के साथ कैश Minus. माइनस भी करना है। समझ आ रही बात? ये क्लियर है ये? अब जब आपने अमाउंट बैंक में लिख दिया तो इसके सामने जो अपोजिट अकाउंट लिखोगे, जो कारण आप लिखोगे वो लिखोगे कैश अकाउंट। और जब अमाउंट आपने कहा लिखा है कैश में, तो उसके अपोजिट फेस पर नाम किसका लिखोगे? बाय बैंक का। हेलो जी, हाँ जी। मोमोली की भी अकाउंट्स की क्लास चल रही है, इवनिंग वाले बैच में लेगा वो। तो जब आपने अमाउंट बैंक में लिखा है तो अपोजिट में किसका नाम लिखना है? कैश। कारण बैंक में अमाउंट प्लस होने का कारण क्या है? कैश। और कैश माइनस होने का जो कारण है वो क्या है? बैंक है। दोबारा बोलूं, अब आमने सामने इनको लिखने के बाद जो एलएफ का कॉलम है, इस एलएफ वाले कॉलम में जाकर के यहां पर आप लिख देंगे सी। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहां पर आ जाएगा अमॉन्ग वर्ड सी। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। ये सी एलएफ के कॉलम में दोनों तरफ मार्क करना है, पर ये तभी मार्क करना है जब कॉन्ट्रा एंट्री आई हो। दोबारा बोलो, लक्ष्मी ये क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है, एक बार अब यहां देखेंगे, अगर हमारा कैश बैंक में जा रहा है तो भी कॉन्ट्रा एंट्री है, और अगर कभी हमें जरूरत पड़े और हम बैंक से पैसा निकाल ले अपने किसके लिए, अगर हम बैंक से पैसा Office अपने use. ऑफिस यूज के लिए निकाल लें तो भी ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। उस केस में क्या होगा? जब हम बैंक से पैसे निकालेंगे बैंक माइनस हो जाएगा, कैश प्लस हो जाएगा। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, लक्ष्मी क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक बार सुनेंगे ध्यान से। अगर मैं क्वेश्चन में लिखता ट्रांजैक्शन प्रोपराइटर विड्रू फ्रॉम बैंक ₹10,000, प्रोपराइटर ने बैंक से 10,000 रुपए निकाल लिए। अगर प्रोपराइटर ने बैंक से 10,000 रुपए निकाल लिए तो ये 10,000 बैंक ने दिए जरूर, तो बैंक को तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस साइड से, यानी इस बाय साइड से लिखना पड़ेगा, यहां माइनस करना पड़ेगा बाय वाली साइड पर। लेकिन क्योंकि पैसा प्रोपराइटर ने विड्रू करा है फ्रॉम बैंक ₹10,000, किसके लिए? फॉर पर्सनल यूज,
तो ये पैसा बैंक से निकल करके कहां नहीं आया, ये आपके ऑफिस में नहीं आया, बिजनेस में नहीं आया, ये पैसा बैंक से निकल करके प्रोपराइटर के रेजिडेंस में चला गया, प्रोपराइटर के घर चला गया। जब प्रोपराइटर के घर पैसा चला जाएगा तो उसकी कोई भी एंट्री, मतलब उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। तब हम सिर्फ क्या करेंगे, तब हम पेमेंट साइड में सिर्फ क्या लिखेंगे, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट और बैंक कॉलम में से अमाउंट को क्या कर देंगे, माइनस। माइनस। क्लियर है ये? यस सर। तो कॉन्ट्रा एंट्री केवल कब मानी जाती है, ऑफिस यूज, जब पैसा ऑफिस यूज ऑफिस से निकलकर बैंक में जाए या बैंक से निकलकर ऑफिस में आए। ठीक है, अब मैं एक ट्रांजैक्शन और पूछ रहा हूं आपसे, मुझे आंसर दीजिएगा। सोल्ड गुड्स for rupees 10,000 and amount deposited into bank। आपने गुड्स बेचे 10,000 में और वो अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है लक्ष्मी, दो स्टूडेंट और भी हैं मेरे साथ यहां पर, ठीक है, ऑफलाइन में, पर वो सेक्टर 3 में नहीं होता ऑफलाइन बैच मेरा, क्योंकि जो ऑफलाइन बैच उसकी टाइमिंग आपको सूट नहीं कर रही है, तो इसलिए मैंने आपको भी फिलहाल ऑनलाइन बैच में ही पढ़ाया है। देखते हैं टाइमिंग का क्या होगा, फिलहाल अभी आप पढ़े। हमने गुड्स बेचे 10,000 के और आगे लिखा है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यहां भी लिखा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप नहीं बोलना लक्ष्मी, ना बोलना, अभी बहुमूल्य बताएगा। क्या यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री होगी? लक्ष्मी आप आंसर दो, कॉन्ट्रा एंट्री होगी या यस और नो? इसमें पैसा बैंक में जमा करा रहे हैं, तो इसमें कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हम जो सोल्ड गुड्स हो रहा है वो भी हम, हमारे पास जो कैश आ रहा है वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और सर हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तो वो भी बैंक में ऐड ही हो रहा है, तो वो भी तो डेबिट। उसका लक्ष्मी उसका रीजन आप ये दोगे कि ये पैसा माल बेच करके आया और ये जो सेल का पैसा आया ये हमने सेम डे ही किसको जमा करा दिया, हमने बैंक। सेल का पैसा अपने ऑफिस में रखा ही नहीं, तो ये सेल का पैसा डायरेक्टली कहां चला गया, बैंक में चला गया। तो केवल बैंक प्लस हुआ, कैश तो हमारे ऑफिस से तो कैश नहीं गया ना, वो तो सेल का पैसा है और सीधा कहां चला गया, बैंक में, तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। क्लियर है ये? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश सेल्स, 20 तारीख को कह रहा है हमने कैश में सेल्स करी, जनवरी 20, क्या लिखेंगे, टू सेल्स टू अकाउंट। सेल्स अकाउंट, और अमाउंट है इसका 15,100 रुपए कैश कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश। अब आप नहीं बोलना बेटा, कोई भी, लक्ष्मी आप भी नहीं बोलोगे, आप बताओ मुझे ऋषित, मशीन परचेज करी, पेमेंट कैश से करी, कहां रिकॉर्ड करूं इसको कैश बुक में, क्या लिखूं, जल्दी बोल दो, नाम बोलो, नाम क्या, नाम लिखा है कौन, हाँ यहां आ जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट, डेट आ जाएगी 20 तारीख, और मशीनरी की पेमेंट कहां दिखाऊं मैं, कैश कॉलम में 6800। लक्ष्मी ट्रांजैक्शन में कोई डाउट है आपको? नो सर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है लक्ष्मी पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, हमने इस मशीन के लिए इरेक्शन चार्जेस पे करे। लक्ष्मी इरेक्शन क्या होता है पता है आपको? सर वर्किंग के लिए। इरेक्शन का मतलब होता है बेटा इंस्टॉलेशन, लिख लो आप बुक में या कॉपी में, इरेक्शन मींस इंस्टॉलेशन। अब आपने जो नई मशीन खरीदी थी उसकी इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर्स आए या वर्कर्स आए, उनको आपने वेजेस पे करी,
क्योंकि ये वन टाइम एक्सपेंस है। तो आपको ये बताया गया होगा कि आपने बेशक यहाँ वेजेस पे करी, पर वेजेस अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मशीन अकाउंट के नाम से ही एंट्री आएगी, एसेट के नाम से एंट्री आएगी। ना इरेक्शन वर्ड आएगा, ना वेजेस वर्ड आएगा, मशीनरी वर्ड आएगा। कारण क्योंकि जो मशीन हमने खरीदी थी जब तक इंस्टॉल नहीं होगी तब तक इसको यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए आपने, क्योंकि ये देखिए, अगर आप अपने वर्कर को रेगुलर पेमेंट करते हो रेकरिंग एक्सपेंस होता है, तो बाय वेजेस ही लिखना होता है। आपने यहाँ पर मशीन एक बार ही खरीदी और एक बार ही उसको आपने क्या कराया, इंस्टॉल कराया, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसेट पे होने वाला, यानी एसेट को खरीदने पर और एसेट को खरीदने से जुड़े हुए खर्चों को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, तो वो उसी एसेट के नाम से ही रिकॉर्ड होता है। लक्ष्मी दोबारा बोलूं, क्लियर है यार? क्लियर है सर। 22 तारीख को देखें, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज है। 22 तारीख को कह रहा है, 22 तारीख को कह रहा है कि हमने बैंक से पैसे निकाले ऑफिस यूज के लिए। कितने रुपए? 7,500। किसको पैसे मिले और किसके निकले? विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक ने लिए, तो बैंक तो हो जाएगा माइनस। माइनस नहीं, पहले अमाउंट लिखेंगे लक्ष्मी, बैंक को करेंगे माइनस, और ऑफिस में पैसा आया, कैश को करेंगे कैश में प्लस। प्लस। अब क्योंकि कैश में अमाउंट आया तो अपोजिट में लिखेंगे यहां पर टू बैंक, और यहां बैंक में अमाउंट आया तो अपोजिट में क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, और फिर एलएफ के कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री लिख देंगे। क्या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं बेटा, या डन है? लक्ष्मी क्लियर है? यस सर। ठीक है, 23 तारीख की एंट्री देखेंगे। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 23 तारीख को हमें अनिल ने एक चेक दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे टू अनिल, और वो चेक हमने बैंक में जमा करा दिया, तो अमाउंट कहाँ आ जाएगा आपका, बैंक कॉलम में 4600। क्लियर है ये? 27 तारीख को, 27 देखिए, जब आपको अनिल ने चेक दिया और वो चेक आपने बैंक में जमा कराया तो बैंक प्लस हो गया यहां पर। जनवरी की 27 को बैंक, अनिल चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटीमेट करा कि जो अनिल का चेक था वो क्या हो गया है, बाउंस हो गया। इसका मतलब वो पैसा हमारे को नहीं मिला, जो चेक हमने जमा करा था तो पैसा हमें नहीं मिला। तो जब ये पैसा मिला नहीं है तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो पहले हमने बैंक को प्लस करा था, अब क्या करेंगे 27 तारीख को बैंक को उतने ही अमाउंट से क्या कर देंगे, माइनस, और बाय अनिल के नाम से एंट्री डाल देंगे कि चेक अनिल का था। दोबारा बोलूं? नो सर। और एक बात और अभी बता रहा हूं कि अगर चेक बाउंस होता है तो बैंक हमसे उसके ऊपर बाउंसिंग चार्जेस लेता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए कुछ में दिए गए हो सकते हैं। अगर ये बाउंसिंग चार्ज होता ना, मान लो 100 रुपए बाउंसिंग चार्ज होता, तो हम उसको बाय बैंक चार्जेस के नाम से कभी भी नहीं लिखते, हम वो ऑटोमेटिकली क्या करते, हम लोग अनिल के अकाउंट में वो अमाउंट जोड़ देते, और यहां अमाउंट हम कितना लिख देते, हम ये अमाउंट 4700 कर देते। यानी अगर बाउंसिंग हो जाए तो बाउंसिंग का जो जिम्मेदार आदमी है उसी को ही वो बाउंसिंग चार्जेस पे करने होते हैं, इसलिए हम उसके नाम के साथ ही जोड़ देते हैं। क्लियर है ये? 28 तारीख जनवरी की 28, अब कह रहा है परचेज द कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। आपने कंप्यूटर खरीदा और पेमेंट चेक से करी, तो कंप्यूटर को हम लोग लिखते हैं बाय ऑफिस इक्विपमेंट, चाहे तो ब्रैकेट में आप कंप्यूटर लिख दीजिए, और बाय कंप्यूटर भी लिख देंगे तो भी टीचर सही कर देता है,
पर कुछ टीचर्स इसको गार्ड देते हैं, वो कहते हैं भाई कंप्यूटर तो ऑफिस इक्विपमेंट है, तो एंट्री ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से डालनी चाहिए। अब पेमेंट इक्विपमेंट की चेक से करी है तो 8,000 रुपये आप कहाँ डाल दोगे? बैंक में। क्लियर है लक्ष्मी? है यस सर। जनवरी 30 को कह रहा है बेटा पेड चैरिटी, वो कह रहा है हमने चैरिटी में दान में पैसे दिए। बाय चैरिटी अकाउंट 120 रुपए कैश में लिख देंगे। अब लिखा है पेड इनटू बैंक, बेटा वो कह रहा है पेड इनटू बैंक, $12,000। वो कह रहा है बैंक में हमने 12,000 रुपए पे करे। यहां पेड वर्ड का मतलब क्या है? यहां पेड वर्ड यूज हुआ है किसके लिए? डिपॉजिटेड के लिए। तो आपने बैंक को प्लस करना है और कैश को माइनस करना है, यानी ये कॉन्ट्रा एंट्री है आपकी। तो 12,000 बैंक में प्लस कर दीजिए, 12,000 कैश में से माइनस कर दीजिए। जब बैंक में अमाउंट लिखा है तो यहां टू कैश अकाउंट लिखकर कॉन्ट्रा कर देंगे। जनवरी की 31 महीने के एंड में हमारे पास जितना पैसा बचा होगा हमने बैंक में जमा करा दिया होगा। अब यहां अमाउंट आपका कैश में है तो यह नाम बैंक का आ जाएगा, और इस तरफ अमाउंट बैंक में है तो नाम कैश का आ जाएगा। और यहां लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री। दोबारा बोलूं, अब यहां आकर के क्वेश्चन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग तो हो गई। अब जब हम अपनी कैश बुक को बना लेते हैं, इसके बाद हमें कैश बुक को बनाने के बाद कैश बुक की क्या करनी होती है? बैलेंसिंग। क्या करनी होती है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना होगा? देखें, इस तरह से आमने सामने लाइन डालनी है, ये याद रखना है, नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए लाइन। और यहां लिखना है टोटल रिसिप्ट, और यहां लिखना है वर्ड टोटल पेमेंट्स। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको नहीं करना है एग्जाम में। अब आपके पास 4 कॉलम है, 2 रिसिप्ट पे 2 पेमेंट पे, सबका टोटल कर लीजिए इंडिविजुअल। कैश का टोटल यहां से आ गया 42,300। इसका मतलब हमारे पास इस मंथ में कैश रिसिप्ट हुई है कितनी? 42,300। और हमारे पास इस मंथ में बैंक में रिसिप्ट हुई हैं 45,000। सेम ऐसे ही पेमेंट साइड में इस बारी हमने कैश में पेमेंट करी है 38,520, और हमने बैंक से पेमेंट करी है 32,700। ये टोटल समझ आगे कैसे करें हैं लक्ष्मी? यस सर। अब क्या करना है बेटा? अब जो डेबिट साइड का टोटल है उसमें से क्रेडिट साइड के टोटल को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, एक एक करके। ठीक है, कैसे करेंगे? कैश का टोटल कितना है रिसिप्ट साइड का? 38520। नहीं बेटा, डेबिट साइड का रिसिप्ट टोटल बोल साइड रहे का हैं। डेबिट पूछा बेटा मैंने, है ना? 423 सर। 42,300 है। और कैश की पेमेंट्स कितनी है? 38,520। 20। तो हमारे पास रुपए आया कितना? 42,300 कैश आया, उसमें से 38,520 हमने खर्च कर दिया, तो हमारे पास 3,780 रुपीस का बैलेंस बचा है कैश का। दोबारा बोलूं नो सर। लक्ष्मी? नो सर।
लक्ष्मी आवाज आ रही है? नो सर। दोबारा बोलूं ये बैलेंस कैसे निकाल रहा हूं? बोलो बेटा लक्ष्मी। लक्ष्मी क्लियर है बेटा या नहीं है क्लियर? सर मेरी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, बोलो। सर क्लियर है ये। ठीक है, तो 3780 रुपीज हम यहाँ शॉर्टर साइड पे लिखेंगे, और जो शॉर्टर साइड में आंसर आएगा उसको क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे, और उसको दिखाने के लिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ब्रैकेट में चाहें तो क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही बैंक में भी करेंगे। बैंक का जो डेबिट साइड का टोटल है वो कितना है? 45,000। और पेमेंट का टोटल कितना है? 32,700। दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे तो 12,300 बचेगा। तो यहाँ बैंक के में लिख दीजिए 12,300 शॉर्टर साइड पे। ठीक है बेटा। अब यहां से 42,300, 45,000, जो हायर टोटल है वो आप दोनों तरफ लिख दीजिए। 42,300 एंड 45,000। और यहां डेट डालनी है मंथ की एंड की। जनवरी चल रहा है तो जनवरी 31 को हमने ये बैलेंस निकाला है। ये जो हमने कार्रवाई करी है इसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। ठीक है। अब आपकी ट्रांजैक्शन जनवरी के मंथ की चल रही थी। अब जनवरी के बाद आपका जो मंथ फॉलो करेगा वो कौन सा होगा? फरवरी। दोबारा बोलूं तो यहां पर आप जिस तरफ कैरेट डाउन बचेगा उसकी ऑपोजिट साइड में जाना है, वहां नेक्स्ट मंथ की डेट डालनी है। 2017 Feb 1, और यहां लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3780 कैश का और 12,300 रुपए बैंक का। यानी इस बैलेंस को आगे भी यहां कॉपी करके दिखाना पड़ेगा। दोबारा बोलूं बेटे, अब इस मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ का क्या बन गया, और अब यहां कर आकर अपने अपना आंसर को छोड़ देना है। लक्ष्मी कितना समझ आया? क्लियर है बेटा ये? लक्ष्मी वॉइस नहीं आ रही आपकी बेटा। सर अब आवाज आ रही है? हाँ जी डन है, अब आ रही है। सर मैं पूछ रही थी जैसे जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है तो जैसे हाँ अगर बैंक में प्लस हो रहा है तो रिसिप्ट साइड में कैश अकाउंट आएगा। देखो, ये जिस जिस कॉलम में आपने अमाउंट लिखा है ना, यस सर। आपने बैंक में लिखा तो रिसिप्ट साइड में कैश आएगा। और अगर आपने इस तरफ कैश में लिखा है तो यहां पर अपोजिट बैंक आएगा। यानी जिस कॉलम में अमाउंट है ना उस कॉलम का अपोजिट नेम आता है दूसरी तरफ उसके सामने। ओके सर। और कुछ पूछना है तो पूछें। सर। ठीक है, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 7।
वो कहाँ जा रही है आजकल पढ़ने के लिए? कौन सी बातचीत नहीं होती? बात नहीं होती आपकी? वो भी नहीं पूछती इस तरह से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? क्या पूछ रहे थे? उसकी मम्मी को लगता है कि प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मुझे अकेले उस बच्चे को नहीं देखना ना, मुझे तो ओवरऑल देखना है कि मेरा बैच कैसे जा रहा है। अगर आपके बच्चे को कहीं से ये लगता है थोड़ा सा भी अगर आपको ये लगता है कि भाई उसके हिसाब से जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए, हो जाने चाहिए, अब एक बच्चे के हिसाब से कभी बैच कोचिंग नहीं चलती है। तो मुझे तो पूरे बैच को देखना है कि पूरे बैच को कैसे समझ में आ रहा है। तो मैं वो चीज नहीं कर सकता था कि मैं धीरे धीरे मतलब तेज तेज पढ़ाऊं, चीजों को छोड़ करके आगे चला जाऊं। मेरे से ऐसे नहीं होता। बाकी उनको लगा ठीक है, बेटर है कि वो खुद कर सकती हैं। मैंने उसकी मम्मी को मतलब काफी काउंसिल भी किया था कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए, और बहुत सारे पेरेंट्स को तो ये लगता है कि जैसे अगर बच्चों को मतलब एग्जाम मतलब जैसे वो अपने क्लैट की तैयारी कर रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि 11th 12th का पढ़े भी नहीं आप अपना मतलब जो आप 11th 12th की करिकुलम है सीबीएसई का, उसको किए बिना उसको किए बिना थोड़ी ना आपका माइंड ग्रो कर जाएगा। और जो आपने लॉ पढ़नी है, कुछ पढ़ना है, तो उसके लिए 11th 12th की पढ़ाई करके उसके लेवल तक आना भी तो पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स के मुझे लास्ट ईयर भी पेरेंट्स ने कहा सर अब तो 11th 12th की इंपॉर्टेंस नहीं है, परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन नहीं है, सीयूईटी है, एंट्रेंस है, ये है। भाई आप अपने बच्चे को बीबीए एमबीए कुछ भी कराओगे, उसके अंदर ये सब्जेक्ट तो दोबारा आएंगे। बीबीए के तो पूरे के पूरे 3 साल स्पेशलाइजेशन में, बीए के पहले 2 साल के अंदर 1.5 3 सेमेस्टर में ये अकाउंट्स होती है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ये सारी चीजें होती है। तो यही सारी 11th 12th आनी है दोबारा आगे, तो इसको पढ़े बिना कोई भी चीज करने का यूज ही नहीं है। चलो अब आप सुनो बेटा ध्यान से। ट्रांजेक्शन लेवल इलस्ट्रेशन 7 ट्रांजेक्शन नंबर 1। टू 2018 ट्रांजेक्शन है जनवरी 1 की। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो जब उसकी मामा ने पूछा कि कैसा पढ़ा रहे हैं, तो आपने क्या कहा उनको? फिर वो क्या कहती हैं? और क्या? बच्चे बढ़ जाएंगे हमारे, हमें चिंता नहीं बच्चों की। बच्चों को चिंता होनी चाहिए, उनको अच्छा टीचर मिलना चाहिए। बच्चों की टीचर को चिंता क्या है? मुझे इतनी बात पता है, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं मैं तो उनको जैसे अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हारे सर इसमें कोई अलग व्यवहार नहीं रखता कि ये बैठा तो इसको भी डांटता हूँ, ये नहीं देख रहा तो इसको पहले डांटता हूँ, तुम लोगों को बाद में बोलता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही पढ़ाना है, तभी पढ़ाई होगी। मुझे बहुत कीनली ऑब्जर्व करना पड़ता है कि किस बच्चे को कितनी पढ़ाई समझ में आई। ये समझ नहीं आया ना अगर बच्चे को, कि मतलब अगर स्टूडेंट को मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, पढ़ाना समझ नहीं आ रहा, बच्चा बोले सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, तो दिमाग के ऊपर से निकल गया, तो ऐसी पढ़ाई का फायदा क्या है? आप कम बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन कम से कम उनको आप सेटिस्फाई करके चलो कि हाँ उनके हिसाब से पढ़ाई हो रही है, ये जरूरी है। कैश नेट का बैलेंस कितने देर समय तक अकाउंट्स की स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाती है। अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर हैं 2 2 3 दिन में खत्म करा सकता हूँ मैं। 25 साल पुराने वाले टीचर को नहीं पता कि मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। जब तक मेरा बेसिक क्लियर नहीं होगा बच्चों का, मैं आगे नए चैप्टर कैसे शुरू करा दूंगा? तो इसलिए मैंने कोई भी चैप्टर तब तक आप लोगों को शुरू नहीं कराया जब तक मुझे हाँ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं हो गया। कुछ भी बोल लूंगा, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको पता लग रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ।
अगर वो बेसिक्स क्लियर ना हो ना जर्नल एंट्री वाले और ये सब, फिर हम कैसे करेंगे इस चीज को, फिर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कैश का ओपनिंग बैलेंस हो गया 70,000, बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है यहाँ पर 50,000, लेकिन यहाँ बैंक में ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। तो बाय जब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है लक्ष्मी, हाँ बाय जी, बैलेंस जब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो इसका मतलब होता है कि हमारे बैंक में नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, तो हम उसको किस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस साइड को रिप्रेजेंट करती है और डेबिट साइड प्लस को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हम प्लस वाले इन साइड के कॉलम को प्लस कॉलम कहते हैं और इधर वाले कॉलम को माइनस कॉलम कहते हैं। तो आपका क्योंकि बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट में है, नेगेटिव में है, इसीलिए वो यहां पर आएगा 50,000 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आ रहा है इसके अंदर, तो जनवरी की 4 को टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा कैश में कितना 50,000। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री आ गई बेटा। यस बैंक किसको पैसे मिल रहे हैं यहाँ पर, बैंक को, तो बैंक की प्लस में और कैश की माइनस में। जब बैंक में अमाउंट लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट और कॉन्ट्रा, और जब यहाँ अमाउंट कैश में लिखेंगे तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, बाय बैंक कॉन्ट्रा। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, बहुत ध्यान से सुनना बात को, आपने मीना से गुड्स परचेज करे कितने के, 30,000 रुपए गुड्स परचेज करे, 80,000 के नहीं 30,000 के, और कैश के जो अमाउंट है सेल्स का वो 50,000 है, डिपॉजिटेड का अमाउंट 80,000 है जो हमने गलत लिखा है। कैश डिपॉजिटेड का अमाउंट 80,000 है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, आपने मीना से गुड्स खरीदे, तो बेटा जी ये जो ट्रांजेक्शन है ना आपकी जनवरी 6 की, ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मीना, और अमाउंट आ जाएगा आपका यहां पर 30,000। ये याद रखिएगा। सर ये अभी हम कैश बुक में नहीं आएगी, नहीं, ये इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसमें ना तो कैश इन्वॉल्व है ना इसमें बैंक इन्वॉल्व है। जब नॉन कैश ट्रांजेक्शंस होंगी तो उनको कैश बुक में जगह नहीं दी जाती, उनको जनरल प्रॉपर के अंदर उनकी जर्नल एंट्री की जाती है, पर जब जनरल प्रॉपर का चैप्टर आएगा आगे तब हम इनको एंट्रीज में शो करेंगे, अभी इन जनरल एंट्री को हमें करनी नहीं है। दोबारा बोलूं बेटा? सर ठीक है, एक बारी और एक अगली एंट्री देख लीजिए, जनवरी 7 को, जनवरी 7 को वो कह रहा है चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट। अब हमने मीना को चेक दिया, तो हु इज द रिसीवर, मीना रिसीवर है, मीना का, तो मीना के अमाउंट में मैं एंट्री लिख रहा हूं, बताऊंगा मैं क्यों लिख रहा हूं, सुनो आप एक मिनट। मीना डेबिट टू बैंक, और बैंक से कितने रुपए जा रहे हैं, 30,000 रुपए बैंक से जा रहे हैं, ठीक है। अब मीना फुल सेटलमेंट है, तो इसका मतलब है मीना को हमने 30,000 रुपए देने थे, पर हमने मीना को कितने रुपए दिए, 28,800, तो हमें मीना से डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ जाएगा कितना, 1200। ये कब होता है, जब क्वेश्चन में क्या लिखा आता है, फुल सेटलमेंट। आपको ये एंट्री समझ आई लक्ष्मी, या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं ये एंट्री?
समझ आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जोर से बोलो। क्रेडिट वाली यहाँ होती है। हाँ, क्रेडिट वाली कहाँ, ये क्रेडिट वाली है, हाँ जर्नल। अब पे कर रहे हैं हम उसको। अब इसमें क्या लग गया आपका, हाँ जी, हाँ जी मैम, नेक्स्ट क्लास से होगी, अभी और स्टूडेंट्स एक दो ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास से जी। नहीं, वो होगी अकाउंट्स के बैच के बाद ही, पर नेक्स्ट क्लास से। तो बैंक अकाउंट हमने पे कर दिया कितना, 28,800। सुनना ध्यान से बेटा, ये जो बैंक वाला पोर्शन है ये तो जाएगा किस बुक के अंदर, अब कैश बुक। ये जाएगा कैश बुक के अंदर, ठीक है। तो ये एंट्री तो हट जाएगी अब, लेकिन इस एंट्री का कौन सा वाला पार्ट आपको जर्नल में रखना पड़ेगा, मीना डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये 1200 रुपए का जो आपको मीना से क्या मिला है, डिस्काउंट, इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में ही रहेगी, यानी डिस्काउंट वाला पोर्शन जनरल एंट्री में रहेगा और बैंक वाला पोर्शन कैश बुक में जाएगा। दोबारा बोलूं बेटे, तो जनवरी 7 को पेमेंट चली गई किसके पास, मीना। मीना के पास, तो बाय मीना के नाम से 28,800 बैंक में लिख दीजिए। नेक्स्ट एंट्री आपके पास, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे निकले, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, कौन सा अकाउंट आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट। बाय ड्राइंग्स अकाउंट, और पेमेंट कहां से जा रही है, बैंक से, तो बैंक 5,000 बैंक में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत ध्यान से सुनना, जनवरी 12 की ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम, हमने किसको गुड्स बेचे, अजय को, और अजय ने हमें चेक दे दिया, पर 12 तारीख के साथ 17 तारीख की एंट्री भी पढ़ लीजिए, चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी इसका मतलब जनवरी 12 को हमारे पास चेक आया, तो क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और क्या करने से आया, किसने दिया हमें वो चेक, मतलब किस कारण से वो चेक आया, टू सेल्स अकाउंट, किसका नाम नहीं आएगा, अजय। अजय का नाम क्यों नहीं आएगा, अजय का नाम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अजय आपको पेमेंट कर चुका है, लेकिन बट ये आपकी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, और नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्यों है ये, क्योंकि आपके पास चेक आया है लेकिन वो चेक आपने बैंक में जमा नहीं कराया, और जब तक बैंक या कैश ना आए तब तक एंट्री कैश बुक में नहीं जाती है, तो ये एंट्री जनरल प्रॉपर में ही रहेगी, जनवरी 12 वाली। कितने का चेक है माल बेचकर जो आया है, 25,000 का। फिर लिखा है 17 को जो चेक हमारे पास आया था वो हमने 17 तारीख को बैंक में जमा करा दिया, अब ये चेक आपका बैंक में चला गया, क्या लिखेंगे यहां पर, टू बैंक अकाउंट, नहीं मेरा बेटा, चेक टू चेक इन हैंड अकाउंट, आप बैंक में क्या जमा करा रहे हो, चेक जमा करा रहे हो, और आपने एंट्री में उस चेक को क्या नाम दिया था, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, तो बैंक में क्या जा रहा है, चेक इन Check in हैंड hand. जा रहा है, जिसको आपने चेक इन हैंड माना था वो चेक आपने बैंक में डाला, इसलिए चेक इन हैंड आएगा, और बैंक में अमाउंट भर देंगे कितना, 25,000, ठीक है बेटा। यस सर। और जनवरी की 20 को कह रहा है बाय बैंक चार्जेस अकाउंट,
बैंक चार्जेस में बैंक में कितना अमाउंट आ जाएगा? 500 रुपए। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अगर लिखा होता इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक तो फिर टू साइड में आ जाता। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, जनवरी की 23 को कह रहा है। बोलो बोलो बेटा बोलो। सर ये इंटरेस्ट चार्ज वाला एक बार फिर बता देना। इंटरेस्ट चार्ज का मतलब है बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है तो ये इंटरेस्ट मेरे बिजनेस का एक्सपेंस बन गया, तो बैंक ने इंटरेस्ट हमारे अकाउंट से काट लिया। और अगर इंटरेस्ट अलाउड है तो तो रिसिप्ट साइड में। फिर टू इंटरेस्ट करके बैंक में आ जाता। यस सर। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, टू रमेश के नाम से 28,000 कैश कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है पेड सुनीताज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। सुनीता का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ने चेक से पे कर दिया। सुनीता का लाइफ इंश्योरेंस में चेक से पे कर दिया, क्या लिखेंगे? लाइफ इंश्योरेंस में क्या लिखते हैं हमेशा? ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो 15,000 रुपए बैंक में आ जाएंगे। लक्ष्मी, यस सर। जब हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं या इनकम टैक्स पे करते हैं तो वो ड्राइंग्स का एग्जाम्पल होते हैं। इनकम टैक्स प्रोपराइटर, सोल प्रोपराइटर में प्रोपराइटर का पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। बिजनेस पे तो जो टैक्स, बिजनेस से जो प्रॉफिट आपने कमाया उसके ऊपर तो प्रॉफिट, मतलब उसके अंदर तो इनकम टैक्स, बिजनेस एक्चुअली इनकम टैक्स के अंदर डिफरेंट हेड्स होते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस पहला होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कैपिटल के, ऐसे 4-5 हेड होते हैं इनकम के। तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है ना, वो प्रोपराइटर का पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, तो वो ड्राइंग्स के नाम से आता है हमेशा। नेक्स्ट है जनवरी 30, बहुत ज्यादा ध्यान से सुननी है अभी ट्रांजेक्शन। जनवरी 30 को कह रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर deposited into bank the entire balance after retaining 5,000 cash in office in business। इस लाइन का मतलब क्या है पता है आपको? इस लाइन का मतलब है कि हमारी बिजनेस ने क्या डिसाइड करा कि 5,000 रुपए ऑफिस में रखने हैं और बाकी जितना भी 5,000 के ऊपर का पैसा है वो हमें अपने बैंक में जमा करा देना है। ऐसा क्यों है? जैसे हम अपनी फैमिली में, अपने परिवार में रहते हैं तो हम अपने परिवार में क्या ध्यान रखते हैं कि घर में उतना ही कैश हो जितना घर की जरूरत के लिए हो। अगर ऊपर ज्यादा कैश रखेंगे तो वो चोरी भी हो सकता है, तो इसलिए बेटर है कि वो पैसा सेफ्टी के लिए कहां जमा करा दिया जाए? बैंक में। तो इसलिए जनवरी 30 को इन्होंने डिसाइड करा कि बिजनेस में 3,000 5,000 रुपए रखेंगे और बाकी पैसा कहां जमा करा देंगे? बैंक में। 5,000 नहीं जमा करा देंगे, 5,000 नहीं जमा करा देंगे, क्या करेंगे? 5,000 रख करके, ऑफिस में। 5,000 छोड़ करके ऊपर का पैसा बैंक में जमा कराना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे टोटल रिसिप्ट्स निकालनी पड़ेगी, किस साइड की? कैश साइड की। तो कैश का टोटल कर लो, 70,000 प्लस 50,000 प्लस 28,000, 1,48,000 हो गया। तो आपके पास टोटल कैश है 1,48,000। थोड़ा साइड में कर देता हूं इसको, यहां ना दिखेगा नहीं आपको वर्किंग नोट पूरा।
आपके पास कैश कॉलम का टोटल है रिसिप्ट साइड का कैश का टोटल है 1,48,000 और बेटा पेमेंट साइड का टोटल करेंगे ना अगर किस कॉलम का, कैश कॉलम का, तो पेमेंट है 80,000 की। एक ही पेमेंट हुई है बस 80,000 की। ठीक है, अब हमारे पास कैश अवेलेबल एट ऑफिस, अब हमारे पास कितना कैश बच रहा है? 68,000 का कैश हमारे पास अब बच रहा है। उसने कहा था इस कैश में से कितने रुपए रखो? 5,000। इसको कहते हैं कैश रिटेन्ड एट ऑफिस। वो कह रहा है 5,000 अपने पास रख लो। अब कितने रुपए ऊपर के बचे? 63,000 के। ये 63,000 की कॉन्ट्रा एंट्री डाल दो, क्योंकि इतना अमाउंट हमें डिपॉजिट करना है कहां पर? बैंक में। तो हम 63,000 की कॉन्ट्रा एंट्री डाल देंगे। समझ आ गई बात? अब पहले कॉन्ट्रा एंट्री डालो, बैंक को प्लस करो, कॉन्ट्रा लिखकर टू कैश अकाउंट के नाम से जनवरी की 30, जनवरी की 30 को कैश को माइनस करो 63,000 बाय बैंक कॉन्ट्रा लिख करके। ठीक है, ये एंट्री समझ आई बेटे आपको लक्ष्मी? यस सर। अब इसके बाद हम टोटल करके आंसर निकाल लेंगे। अब यहां लिख देंगे टोटल रिसिप्ट्स, यहां लिख देंगे टोटल पेमेंट। इसका टोटल तो पहले भी इतना ही आ रहा था, अब भी इतना ही आएगा 148, पर बैंक का चेंज हो जाएगा। अब बैंक का टोटल कितना आ जाएगा? 1,68,000। इधर से टोटल आ जाएगा कैश का 1,43,000 और यहां से बैंक का टोटल हो जाएगा 1,02,600 रुपए। बुक का मत देखो, बुक में अलग तरीके से करा हुआ है। जैसे हमने सीखा था वैसे ही बैलेंस करा हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्या लिखेंगे यहां पर? बाय बैलेंस कैरेट डाउन जनवरी 30। 1,48,000 में से माइनस करेंगे 143। आपका यहां आंसर अपने आप ही कितना बच जाएगा? 5,000, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री आपने इस तरह से बनाई है कि वो अपने आप ही आंसर 5,000 बचेगा। तो ये टोटल हो जाएगा 1,48,000 और 148। ये टोटल है 1,68,000, 1,68,000, 12600 माइनस करेंगे 100 to 600, तो ये आ जाएगा आपका 66,200। ये बैंक का बैलेंस आ गया और ये कैश का। अब अपोजिट साइड में आएंगे, सर। यहां लिखेंगे Feb 1। बोलो बेटा। सर पेमेंट में जो बैंक का टोटल आया है वो कितना आया है? 1,02,600। ठीक है, कैसे? अब ये वाला बैलेंस यहां उतार दो कैश का, कैश कॉलम में, और बैंक का बैंक कॉलम में। ठीक है बेटा, यस सर। अब मैंने आपको होमवर्क में आपको दे रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 8A। इलस्ट्रेशन 8A करनी है आपको होमवर्क में, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना है।
होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक्सरसाइज का और इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है बेटा। इलस्ट्रेशन Yes, sir. 8A इलस्ट्रेशन 8A और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। लक्ष्मी नोट कर लिया होमवर्क आपने? Sir, illustration 8A और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। okay, sir. मैं पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूं आपको बनाकर, अगर आपको डाउट हो तो कोई उसमें, और जो मैंने पढ़ाया वो भी मैं शेयर कर रहा हूं आपको। सर जो पेमेंट साइड पे आपने बताया अभी बैंक का जो टोटल आया है वो 1,02,600 है हाँ जी, सर, लेकिन इनको ऐड करने पे तो जो टोटल आ रहा है वो गलत आ रहा है। अभी 1 मिनट रुको बेटा। सर वहाँ पे 50,000 प्लस 28, आप बुक से टोटल कर रहे हो ना, मेरा टोटल करो क्वेश्चन का। 5,000 प्लस 500 प्लस 2,500 प्लस 15,000। कितना आ रहा है आपका? 101,800। कितना आ रहा है बेटा टोटल लक्ष्मी आपका? आवाज आ रही है लक्ष्मी? यस सर। 1 मिनट में ठीक कर देता हूं उसका, 1 मिनट रुको। ओके सर। ये टोटल आएगा आपका 101,800 और बाकी आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। यस सर। नेक्स्ट क्लास आपको इन्फॉर्म करेंगे प्रोबेबली। अभी तो आपका बैच ऑनलाइन रहेगा। आप मुझे ये बताओ, ऑनलाइन में आपको बहुत दिक्कत आ रही है क्या? सर हाँ मुझे थोड़ा डाउट में वो हो जाता है फिर। डाउट तो जितने मर्जी पूछो, मैंने मना किया ही नहीं आपको। आप 3-4 ही बच्चे हो बैच में, तो इसलिए कोई दिक्कत है नहीं।